अभी हम डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स को देखेंगे सर। तो अथॉरिटी ने क्या बोला कि हमें दो चीज़ें देखनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं जो कस्टमर को दिए जा रहे हैं फ्री में वो, और जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं जो कि रहने वाले हैं आउटलेट्स पे, क्या दोनों के दोनों को इनपुट माना जाएगा और क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, अगर हम सेक्शन 16 की बात करें तो। उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो भी प्रमोशनल आइटम्स है, रैक है, वॉल शेल्फ है, पीओपी का आइटम वगैरह है, वो क्या है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है अपीलेंट का, इस वजह से उसको प्रोवाइड करना पड़ रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये उसकी सेल को इन्हेंस कर रहा है। तो इसलिए हमें ये मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये प्रमोशनल आइटम जो है, जिसको लोअर अथॉरिटी ने नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल गुड्स बोला है, वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा है। उन्होंने बोला कि जो लोअर अथॉरिटी ने प्रमोशनल आइटम्स जिसको नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल गुड्स बोला गया था, उसको बोला था कि ये कैपिटल गुड्स है, चूंकि ओनरशिप आपके पास में है, मतलब किसके पास में, अपीलेंट के पास में है। तो यहाँ उन्होंने बोला कि हाँ ये बात तो सही है कि भाई अगर मैं एग्रीमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ तो जब टर्मिनेशन होगा तो क्या होगा कि वो सारे के सारे गुड्स वापस आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि नॉर्मल अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में जो भी जो है खर्चे इनकर्ड होते हैं और प्रमोशनल आइटम्स को के प्रोक्योरमेंट में जो पैसे खर्च होते हैं, वो सारे के सारे उसके प्रमोशनल एक्सपेंसेस में आते हैं। और ये प्रमोशनल एक्सपेंस किस लिए किया जाता है कि ताकि मेरे रेवेन्यू जो है कंपनी का वो ज़्यादा इंक्रीज करे। और अपीलेंट ने भी यही बात बोली थी कि उसने जो उन खर्चों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई कैपिटलाइज तो किया नहीं है, और इसलिए इसको कैपिटल गुड्स नहीं मानना चाहिए। और ये नॉर्मल अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंगली है, इसलिए उन्होंने बोला कि हम इस बात से डिसएग्री करते हैं कि ये जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल गुड्स हैं जो है वो कैपिटल गुड्स हैं और इसको इनपुट नहीं मानना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि सर देखते हैं कि ये जो प्रमोशनल आइटम्स हैं ये तो तय हो गया कि सर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में है, ये तो बात सही है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि सर लॉ में जो जो प्रोविजंस है क्या उनको वो सेटिस्फाई करते हैं, मेट करते हैं वो क्राइटेरियाज कि इनपुट माना जाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। अब लाइन बाय लाइन जाएंगे ताकि हमें जो कमेंट है इस जजमेंट का उसको और हम ब्रीफ से समझ सकें। As regards the eligibility of input tax credit on these promotional items, the same is governed by the provision of Chapter 5. तो ना बोला कि सर चैप्टर 5 में सेक्शन 16 और सेक्शन 19 के बीच में जो भी सेक्शंस है उससे जो है ये गवर्न होगा सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला। बोला सर सेक्शन 16 क्या बोलता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा किसी भी सप्लाई पे जिसको वो यूज कर रहा है या उसका इंटेंशन है कि वो यूज करेगा किस पर्पस के लिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई सप्लाई यूज कर रहा है तो वो सप्लाई पे जो उसने टैक्स भरा है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, सेक्शन 16 ये बोलता है। लेकिन फिर उन्होंने बोला सर सेक्शन 17 क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं सर आपको हर क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने दो उसमें है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि सर अगर आपने एक सप्लाई ली और उससे दो पर्पज आपके मेट हुए, एक तो आपने बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है सर कि फिर आपको नॉन बिजनेस पर्पस वाली जो पार्ट की जो हम बोल सकते हैं एलोकेशन है उसको सर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि सर यहाँ पे भी अगर आपने एक सप्लाई ली और उस सप्लाई का यूज करके आपने दो तरीके की सप्लाई आपने दी, पहली तो सर होगी कि एक जो है सर टैक्सेबल सप्लाई और दूसरी होगी एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो सर अगर ये हो गया तो इसमें भी क्या हो जाएगा सर, जो टैक्सेबल वाला पार्ट रहेगा उस पर ही आपको जो है क्रेडिट मिलेगा और उसका जो एलोकेशन होगा उसमें जो एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई का जो पार्ट है उस पर आपको क्रेडिट पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने बोला सर कि अगर हम सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की बात करते हैं तो वो क्या बोलता है कि सर सेक्शन 16 को तो छोड़ ही दीजिए, आप एक तरफ साइड कर दीजिए। मतलब अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है लेकिन सेक्शन 17 में लिखा हुआ है तो भी आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसमें से एक उन्होंने बोला सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, उसमें
अब ये सारे के सारे जो है प्रोविजंस को देखते हुए अब एग्जामिन करते हैं कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रमोशनल आइटम पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बोला सर प्रमोशनल आइटम्स को अगर हम देखें तो वो क्या हो रहा है, वो फ्री ऑफ चार्ज जो है फ्रेंचाइजी जो है उसको और डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जा रहा है। और सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 7 बोलता है कि एक ट्रांजेक्शन को सप्लाई तभी माना जाएगा जब वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट में हो। लेकिन शेड्यूल 1 क्या बोलता है CGST एक्ट का कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी जो है सर सप्लाई मान लिया जाएगा। उसमें से एक ट्रांजेक्शन क्या है कि अगर सप्लाई मैं अगर किसी गुड्स या सर्विस की कर रहा हूं और सप्लाई में एक पार्टी क्या हो गई, वो रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो बिना कंसिडरेशन वाली सप्लाई को भी जो है हम यहाँ पे सप्लाई मानेंगे। उन्होंने बोला कि हम जो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उसके बेसिस पे तो ये क्लियरली हो सकते हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर्स है ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है और अपीलेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये जो क्लॉज है वो उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या बोला, अनदर ट्रांजेक्शन मेड विदाउट कंसिडरेशन विच अमाउंट टू सप्लाई इज मेंशन्ड इन क्लॉज ए ऑफ शेड्यूल 1। तो सर अभी हमने शेड्यूल 1 की ही बात की थी, उसमें क्लॉज बी था, और दूसरी हमने बात की थी, दूसरी अब हम बात कर रहे हैं क्लॉज ए की। एंड इट अप्लाइज टू द परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो सर शेड्यूल 1 का भी एक जो क्लॉज ए है वो क्या बोलता है सर कि सर कोई आपने बिजनेस एसेट यूज की, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उसको बेच रहे हो या आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के। कंसिडरेशन के है तो नॉर्मल कवर हो जाएगा नॉर्मल डेफिनेशन में, लेकिन बिना कंसिडरेशन के आपने क्या किया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर उन्होंने क्या बोला, वी हैव ऑलरेडी हेल्ड दैट दीज प्रमोशनल आइटम्स आर नॉट एसेट्स ऑफ द अपीलेंट, हेंस दिस क्लॉज विल आल्सो बी नॉट एप्लीकेबल टू द अपीलेंट केस। उन्होंने क्या बोला कि सर चूंकि हम तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, चूंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज ही नहीं हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज जब हो नहीं रहा है तो डिस्पोजल की बात आती ही नहीं है, परमानेंट डिस्पोजल की बिना कंसिडरेशन वाली जो क्लॉज है उसकी बात आती नहीं है, असेट ही नहीं है ये। तो उन्होंने बोला कि सर इसलिए जो ये जो क्लॉज ए में भी जो वो कवर नहीं होने वाला। तो उन्होंने क्या बोला सर कि ये जो टैक्सेबल सप्लाई है सेक्शन 7 मतलब कि सेक्शन 7 का मतलब क्या था सर, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो और कंसिडरेशन हो, उसमें भी नहीं कवर हुआ ना। तो सर वो शेड्यूल 1 में सर दो हमने चीजें पढ़ ली, क्लॉज ए भी पढ़ लिया, क्लॉज बी भी पढ़ लिया। क्लॉज ए क्या बोलता है सर कि आपने एसेट जो है बिना कंसिडरेशन के बेच दी, और क्लॉज बी क्या बोलता है आपने रिलेटेड पार्टी को बिना कंसिडरेशन के दिया। तो मतलब क्या हो गया कि सर ये सप्लाई के डिफिनेशन में कवर ही नहीं हो रहा है। फिर आगे सर क्या बोलते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रमोशनल आइटम कैन बी टर्म्स एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो वो क्या बोल रहे हैं सर कि अब चूंकि ये कवर ही नहीं हो रहा है इस डिफिनेशन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और जो कि डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 78 में। और डिफिनेशन में क्या बोलता है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लेविबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी, वो सप्लाई जिस पर टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। तो सर हमने 17(2) की अभी हमने डिस्कशन किया था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था सर, 17(2) में बोला था सर आपने एक सप्लाई ली है और उस सप्लाई से सर आप 2 तरीके की सप्लाई दे रहे हो सर। तो पहली तो टैक्सेबल सप्लाई में जीरो रेटेड भी सप्लाई आती है, और दूसरी आप क्या कर रहे हो सर, दूसरी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई भी दे रहे हो। तो क्या हो जाता है सर, उसमें ये बोला गया कि सर आपको जो टैक्सेबल सप्लाई तक जो अप्रोप्रिएट हो सकता है, एलोकेट हो सकता है, वो उतने तक का ही आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वो यहाँ पे 17(2) की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में सर उन्होंने क्या बोला, इन अदर वर्ड्स section 17 subsection 2 provides that input tax credit shall be allowed only when the goods and service or both are used for business purpose। तो क्या हो गया सर, पहले तो बिजनेस पर्पस होना चाहिए। सेक्शन 17(1) क्या बोलता है, अगर पूरा क्रेडिट लेना तो क्या होना चाहिए, पहले बिजनेस पर्पस होना चाहिए। सेक्शन 17(2) क्या बोलता है सर, वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। अब बात करते हैं सर, when the goods or service or both are used making an exempt supply then input tax credit is not allowed। तो सर बिजनेस पर्पस तो था, लेकिन क्या हो गया, सेक्शन 17(1) के हिसाब से सर बिजनेस पर्पस था, लेकिन 17(2) के हिसाब से क्या था सर, ये क्या हो गया,
सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अब आप तो बोलोगे सर कि 17(2) में तो लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात है, लेकिन जब हम 2 सबसेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट सप्लाई की जब डिफिनेशन देखते हैं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो हम क्या बोल सकते हैं सर इस प्रोविजन को, पूरे के पूरे प्रोविजन को देखने के बाद में, कि अगर कोई प्रमोशनल आइटम का प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं और वो फ्री ऑफ चार्ज अगर हम जो है दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए आपको, वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। आगे बढ़ते हैं सर। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ द प्रमोशनल आइटम सच एज कैरी बैग्स, कैलेंडर, डायरीज, पेन एक्सेट्रा with the brand name and which are distributed to the distributor retailer for the purpose of giving and away to the customer, there is no contractual obligation on the part of appellant to provide these promotional item for distribution। तो पहले क्या हो गया, हमने पहले बात की तो पहले क्या बोला गया कि सर वो मेरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था। कैसे सर, मेरा एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में मेरे ऊपर लायबिलिटी बनती थी कि मुझे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या करने हैं, वो वहाँ पे रखने हैं जब तक मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं होता। तो सर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था। फिर क्या हो गया सर, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, और चूंकि 17 सबसेक्शन 2 में वो अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए सर उस पर जो है इनपुट हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब बात क्या कर रहे हैं सर, अब बात हम कर रहे हैं वो आइटम्स की जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला तो क्या था, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, इसमें क्या था कि आप आइटम्स वहां रख रहे हो और जब वो क्लोज हो जाएगा, वो यूनिट क्लोज होगी तो वापस आपके हाथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे वो आइटम है जिसके ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपकी है नहीं, इट इज वॉलंटरी डन बाय द अपीलेंट, और ये आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो विद द सोल इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग देयर ब्रांड एंड इंक्रीजिंग द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। स्वेच्छा से तो कर ही रहे हो और आपका ब्रांड प्रमोट होना चाहिए और आपके सेल प्रमोट होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला, दीज डिस्ट्रीब्यूटेबल स्लैश गिव अवे आइटम्स आर सप्लाइड एट विल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ईओबी, फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। अब ये सारे के सारे आप आपकी स्वेच्छा से कर रहे हो, आपकी मर्जी से कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो। While this supply is also a non-taxable supply and ineligible for input tax credit, ये सप्लाई भी क्या होगी, ये सप्लाई भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इनएलिजिबल है। There is an additional disentitlement in the terms of section 17 subsection 5 clause H। सर ये तो क्या बोला उन्होंने कि सर ये तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है ही और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि सर इसमें एक और प्रोविजन जो है इसको अटेक्ट करता है जो कि इसको क्रेडिट लेने से मना करता है। वो क्या है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H। वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स जिसको आपने पहले परचेज किया तो उस पर आपने क्रेडिट ले लिया, लेकिन फिर क्या हो गया, वो सर आप जो है डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया, या आपने क्या कर दिया, एज अ गिफ्ट आपने क्या कर दिया, उसको दे दिया, तो क्या करना पड़ता है आपको वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि सर नॉन टैक्सेबल ये तो है ही, इनपुट एलिजिबल नहीं है, ये भी है, लेकिन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट माना जाएगा। और उन्होंने बोला इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म गिफ्ट। द GST लॉ हैज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड द टर्म गिफ्ट, hence one must turn to the definition provided under 2 subsection 12 of the gift tax act। तो उन्होंने लगा GST में तो डिफाइन नहीं है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, गिफ्ट टैक्स एक्ट में जाके एक बार हमको प्रोविजन को देखना पड़ेगा। और उसमें क्या डिफिनेशन दी गई है, ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ। तो सर क्या हुआ, स्वेच्छा से आपने दिया और बिना कंसिडरेशन के दिया कोई भी मूवेबल या रिमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसको क्या बोला जाएगा सर, गिफ्ट माना जाएगा। Thus, it can be said that in these case, these give away promotional items which are distributed at the sole discretion of the appellant, without any contractual obligation or consideration acquire the characters of gift। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो आप फ्री में दे रहे हो उस वजह से क्या हो गया, ये गिफ्ट के अंडर में जो है फॉल करेगा। और 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H आपको स्पेसिफिकली मना करता है कि ये सारे गिफ्ट जो है आप अगर देते हो तो आपने उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो आपको मिलेगा नहीं।
The goods procured on payment of GST which are disposed of by way of gifts are barred from being eligible for input tax credit in terms of section 17 subsection 5 clause H even if they are used in the course or furtherance of business. तो हमने पहले बात की थी कि सर 17 सबसेक्शन 5 तो स्पेसिफिकली मना कर रहा था, तो अगर इवन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो भी सर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा. Therefore we hold that the input tax credit is not eligible on the promotional item distributed as giveaway items on the ground that the same is blocked by virtue of provision of 17 subsection 2 and 17 subsection 5 clause H. तो पहले क्या हो गया सर, पहला तो सेक्शन क्या बोलता है कि हाँ अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो आपको मिलना चाहिए. पहला तो क्या हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स थे, सॉरी माफ कीजिएगा, जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स थे तो उसमें क्या हो गया कि जो सेक्शन 16 बोलता था सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली आपको मिलना चाहिए था. लेकिन फिर क्या हो गया, फिर 17(1) और 17 सबसेक्शन 2 आ गए. तो 17(1) क्या बोलता है सर, अगर आपका बिजनेस पर्पज और पर्सनल पर्पज है तो आपको जो है क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. तो आप तो 17(1) में फॉल नहीं किए क्योंकि आपका बिजनेस पर्पज था. लेकिन 17(2) क्या बोलता है, 17(2) ये बोलता है कि अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों दी, मतलब एक सर्विस लेके आपने क्या किया, टैक्सेबल सप्लाई भी दी और एग्जाम सप्लाई दी, तो आपको एग्जाम सप्लाई वाला जो पार्ट है उस पर मिलेगा नहीं. अब यहाँ पे क्या होगा, आपने प्रमोशनल आइटम खरीदे, आप सप्लाई कौन सी दे रहे हो, प्रमोशनल आइटम खरीदे तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट माना जाएगा. चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मान लो 100 रुपये का हो गया. लेकिन अब वो सप्लाई को यूज करके, मतलब उस गुड्स को यूज करके आप कौन सी सप्लाई दे रहे हो, वो वहाँ पर तो सप्लाई है नहीं. वो कौन सी सप्लाई होगी, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगी. क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है. सप्लाई में दो चीजें होती है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हाँ हाँ बोल सकते हो आप है, लेकिन सप्लाई में क्या कंसिडरेशन है, नहीं है. तो क्या होगा, 17(2) के अकॉर्डिंगली वो क्या किस कैटेगरी में आ गया, वो एग्जाम सप्लाई, मतलब, और एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी उसमें इंक्लूड होती है. तो उस वजह से क्या हो गया, जो प्रमोशनल आइटम जो वहाँ पे रखे थे जिसको डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर रहे थे, वो 17 सबसेक्शन 2 के क्लॉज में अट्रैक्ट हो गए और उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. और 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच क्या बोलता है, वो स्पेसिफिकली बोलता है सर कि अगर आपने गिफ्ट लिया, फ्री अवे दे दिया, आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो जो भी आपने क्रेडिट लिया वो आप क्या करो, रिवर्स करो. ठीक है सर, ओके, थैंक यू.